तो गीता के द्वितीय अध्याय में हम चल रहे हैं। और आज का जो श्लोक है 62, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। ये तीन चार श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दो श्लोकों का एक कॉम्बिनेशन है। हमारे लाइफ में जो अच्छा या बुरा हम कर रहे हैं वो कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं। जब आप किसी विषय या सेंसुअल ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, व अचानक आपका ध्यान उसमें जाता है, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं या दिमाग में उसकी ख्यालें आते हैं, तो संगह तेषु उपजायते। आपकी आपको पता ही नहीं चलता कब आप उसके साथ अटैच्ड हो चुके हैं। अटैचमेंट बन जाती है। जब उसके साथ अटैचमेंट बन जाती है, संजायते काम, फिर इसको पाने के लिए आपकी डिजायर, इच्छा बन जाती है। और वो चीज अगर नहीं मिलता, अगर और मिलता भी है सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, कामात क्रोधो भी जायते। फिर क्रोध है एंगर। एंगर इन द सेंस नट की गुस्सा, मतलब फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन के दूसरे दूसरे रूप आने लगते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह। जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड या क्रोध में होते हैं, सम्मोह, डिल्यूजन पैदा होने लगता है। और जब डिल्यूजन होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, तो देन डिल्यूजन से कंफ्यूजन ऑफ मेमोरी पैदा होने लगता है। जब मेमोरी में कंफ्यूजन होता है या मेमोरी लॉस होने लगता है, तो बुद्धिनाश, जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर था, जो विजडम था, वो काम करना बंद कर देता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और जब आपकी विजडम, बुद्धि ठीक से काम कर ना करे, तो आपकी बर्बादी हो जाती है। यू विल बी डिस्ट्रॉयड, नॉट द फिजिकली, मतलब आप मरेंगे ऐसा नहीं, मतलब बर्बाद हो जाए। कहां से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः। आप कहेंगे जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? मेरे अंदर बहुत जेलेसी है, मैं क्या करूं? मेरे अंदर वो है, मैं क्या करूं? जो भी नेगेटिव्स हैं, तो व्यास मतलब कृष्ण प्रवचन में कहते हैं, जड़ ढूंढते ढूंढते जाओगे तो मिलेगा। जब किसी चीज को आप देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, मतलब करते हो, और उसको एक बार देखने, सूंघने, सुनने के बाद जब उसके बारे में तुम थोड़ी बहुत, तुम्हारे दिमाग में विचार चलने लगता है, हम्म ध्यायत कंटेम्पलेशन हो जाता है, तो फिर आपका धीरे 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 उसके साथ एक अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है ग्लू। एक तरह आप उसके साथ चिपकने लग जाते हो। जब अटैचमेंट बनने लगता है, फिर काम से डिजायर, इच्छा पैदा होती है क्या करने की? उसको पाने की। अगर आपके पास है तो उसको बनाए रखने की। योग क्षेम, इसी को कहते हैं योग क्षेम। योग मतलब जो नहीं है तो गेट इट, और जो है उसको बचा के रखना, प्रिजर्व करना, संभाल के रखने को कहते हैं क्षेम। तो फिर आप उसको पाने की कोशिश करते हो, इच्छा करते हो। और अगर है तो उसको बढ़ाने की या उसको हमेशा रखने की कोशिश करते हो। अगर उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, तो क्रोधो भी जायते। फिर क्या होता है? आपको गुस्सा आता है, एंगर। जब मैं एंगर कहता हूं, या ये कहते हैं, एंगर सिर्फ ये जो येलिंग, चिल्लाना, मारपाट करना नहीं होता। एंगर आप एक नेगेटिव एटीट्यूड माइंड में आता है, जिससे वो अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होता है।
जेलेसी के रूप में आ सकता है, एनवी के रूप में आ सकता है, चिड़चिड़ापन के रूप में आ सकता है, डिप्रेशन के रूप में आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन के कारण आ सकता है, एंजाइटी के रूप में आ सकता है, या अपने आप को लो कॉन्फिडेंस, लो फील करने के रूप में आ सकता है। बात समझ में आती है? ये अलग अलग तरीके से ये एंगर जो है वो मैनिफेस्ट होता है। और जब आपके अंदर बहुत ज्यादा इस तरह नेगेटिव से आप ओवरवेलम्ड होते हो, तो सम्मोहक कंफ्यूजन या एक तरह के डिल्यूजन पैदा होता है। डिल्यूजन क्या? जो जैसा नहीं है आप उसको वैसा मानने लग जाते हो, जो जैसा है उसको आप वैसा मानने नहीं लगते हो। ऐसा आपकी माइंड स्टेट बन जाता है। बुरे को अच्छा, अच्छा को बुरा, मतलब इस तरह के आप गलत आपके अंदर परसेप्शन बनने लग जाते हैं। जब इस तरह के चीजें होने लगती है, डिल्यूजन आता है, तो उसकी कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है? स्मृति विभ्रमण। आपकी मेमोरी खत्म हो जाती है। मेमोरी खत्म क्या सेंस है? जब हम पैसे के लिए या जमीन की बंटवारे के लिए या किसी दूसरी चीजों के लिए अपने फैमिली में लड़ाई करते हैं भाई बहनों के साथ, जब बच्चे अपनी माँ बाप के साथ चीटिंग करते हैं, किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण है, जब हमारे फ्रेंड के साथ हम बहुत खराब व्यवहार करते हैं क्योंकि कोई इसी तरह की कोई सेंसुअल प्लेजर से रिलेटेड चीजों की, धन संपत्ति जो भी है, आप हम ऐसा कब करते हैं? सपोज आप अपने पिता पर, माँ पर, पत्नी पर, पति पर, दोस्तों पर, चाचा मामा दादा दादा, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हो, बहुत रॉन्ग गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो, बैड मैनरली बिहेव कर रहे हो, क्या आपको पता नहीं ये आपके भाई है? भाई का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों? दुनिया तो छोड़िए, भारत में 70% लोग बड़े होने के बाद आपस में धन संपत्ति, वो जो प्रॉपर्टी के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए मार काट तक जाते हैं। भारत में जितने कोर्ट में केस पड़े हुए हैं उनमें ऑलमोस्ट, अगर करोड़ों करोड़ों केस हैं, बिलियंस में केस पड़े हैं कोर्ट में, उनमें मिलियन से कम नहीं होगा, मिलियन मिलियंस में, जहां भाइयों की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और उसके कारण मारकाट, मारपीट, गाली गुलजों की, ऐसा कोई गांव नहीं, कोई गली नहीं जहां ये झंझट ना हो। और इसी तरह बच्चे जब माँ बाप से खराब व्यवहार करते हैं, और वो भी प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ऐसी बहुत सारी स्टोरियां आती है न्यूज़पेपर में इधर उधर। वेल सेटल्ड हैं, आप जानते हैं अमेरिका कनाडा में आप सब रहते हैं, कैसे घर में रहते हैं, कितना कमाते हैं, कैसी गाड़ी है, कैसा लग्जरी लाइफ है, उसके बावजूद भी वो वहाँ माँ बाप को जमीन जायदाद बेच के पैसा ले आते हैं, उनको ओल्ड एज होम में पता नहीं कहाँ, कोई एयरपोर्ट में छोड़ के आ जाता है, कोई कहीं कोई आश्रम में छोड़ के आ जाता है, उनको कहता है बस मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अगर फोन चेंज कर देते हैं। ऐसे हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स नहीं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड केसेस हैं। इवन बहुत अच्छा धन संपत्ति सब कुछ है, उसके बाद भी माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर, भाई बहनों में लड़ाइयाँ होती है, भाई भाई में होती है, पति पत्नी जब डिवोर्स की बात आती है, या किसी सेल्फिश एजेंडा के कारण जब एक दूसरे से लड़ते हैं, अलग होते हैं या जाते हैं, जिस तरह के व्यवहार एक दूसरे के प्रति करते हैं, आप खराब व्यवहार, बैड मैनर कब कर सकते हो? क्या कोई भी व्यक्ति सामने उसकी पिता हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, अगर उसको वो याद रहे कि ये मेरे पिता है, माँ है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, भाई बहन है, वो उसके साथ गलत कर सकता है? आप गलत तभी करेंगे जब उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आप भूल जाएंगे कि दिस इज द पर्सन
जिसके साथ मैंने 15 साल बिताया, 20 साल बताया कि उसका मेरे लाइफ में ये कंट्रीब्यूशन है, आई नीड टू रेस्पेक्ट हिम और हर, और जो भी जिस तरह के इमोशन है, जब तक वो पर्टिकुलर मोमेंट में आप वो नहीं भूलेंगे, तब तक आपसे बैड मैनर होगा ही नहीं। बात समझ में आती है? कोई भी गलत काम मेमोरी ठीक से काम करने तक नहीं हो सकता। तो जैसे ही स्मृति भ्रंश होता है, मेमोरी में कंफ्यूजन होता है, फिर बुद्धिनाश, ये मेमोरी लॉस होना बिल्कुल कनेक्टेड है। आपकी विजडम इंटेलेक्ट फंक्शन करना बंद कर दे। विजडम का क्या काम है? बुद्धि का डिस्क्रिमिनेट, विवेक करना, अलग अलग करना। अच्छा, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने, ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरा देश है। जो लोग गवर्नमेंट में काम करने वाले, अगर उनकी पब्लिक डीलिंग है, सब वो खाते हैं, क्या कहते हैं, ब्राइब ब्राइब। ब्राइब्स लेते हैं। ब्राइब्स लेते हैं। वही ब्राइब लेने वाला जब रिटायर्ड होकर पार्क में बैठता है, आपस में बैठ के ताश खेल के बात करते हैं, वो देश को गालियां, सरकार को गालियां देते हैं, देखो सब करप्ट हैं, सब पैसा खाते हैं, तो हमारी टैक्स पैसा लेकर के सब खाते हैं। भाई तुम्हारे टैक्स पैसा ले, तू भी उनमें से पार्ट था, तू ही खा खा कर इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया तो बनाया। क्या उस पढ़े लिखे आदमी रिटायर्ड होने के बाद उसको याद लगता है कि सरकार का पैसा आम लोगों का टैक्स है? जब वो खुद क्लर्क था, ऑफिसर था, जॉइंट सेक्रेटरी था, डायरेक्टर था, कुछ भी था, तब उसको पता नहीं था? पता था। पर जब सामने मोटी पैसा आता है, मेमोरी काम भूल, कंफ्यूज हो जाता है। जब मेमोरी लेस, वो 2 मिनट के लिए मेमोरी कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, है ना, मैं उस व्यक्ति का पैसा नहीं खा रहा हूँ, मैं पूरे कम्युनिटी या पूरे नेशन के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। फिर वो पैस फिर जब आप, मेमोरी आपका काम करना बंद कर देता है, आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, फिर आपकी विजडम, जिसका काम है कि डिस्क्रिमिनेट करना, सही गलत अच्छा बुरा जो कुछ भी, वो बंद कर देता है। और जो बुद्धि नाश होता है, बुद्धि काम नहीं करता, प्रणश्यति, व्यक्ति की प्रॉपर कंप्लीट रून या बर्बादी होती है। तो हमारी आपकी बर्बादी या गलत काम करना, बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ा का एकमात्र कारण क्या है? एकमात्र ओनली रीजन, जब आपकी विजडम काम न करे। विजडम काम नहीं करता, बहुत सारे रीजनिंग है, वन ऑफ द रीजन क्या है? जब मेमोरी पर्टिकुलर टाइम में लॉस हो जाए। मेमोरी लॉस होने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें एक कारण क्या बताया? कि जब आप डिल्यूजन में होते हो, जब आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली नहीं, पावर इंपॉर्टेंस होता है, फैमिली नहीं, ये इंपॉर्टेंस होता है, ये नहीं, तो जब आप डिल्यूजन में होते हो। अच्छा, जब डिल्यूजन आता है, वो डिल्यूजन आने के बहुत सारे कारण है। वन ऑफ द कॉज डिल्यूजन का क्या है? जब आप बहुत गुस्से में होते हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, तो मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मैं उसकी तरह नहीं हो पाया। तो ऐसा लो फीलिंग या नेगेटिव एटीट्यूड क्यों आता है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण है आपकी डिजायर, इच्छा। और वो इच्छा के बहुत सारे कारण हैं, उनमें एक कारण क्या है? जब आप किसी चीज के साथ अटैच्ड हो जाते हो। अटैचमेंट के भी बहुत कारण है, उनमें एक कारण क्या है? जब किसी चीज के बारे में को देखा, सुना, चखने के बाद आप इसके बारे में काफी कंटेम्पलेट करते रहते हो। तो ये चेन समझ में आया? चेन इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसको नोट करना चाहिए। तो ये चेन होता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करें चीजों को? अगर आप रियली कोई चाहता है कि मैं, मुझे प्रैक्टिस करना है, तो चीजों को अवॉइड करना, इग्नोर करना सीखें, जिन चीजों की आपकी लाइफ में कोई जरूरी नहीं है, जिससे आपकी गाड़ी चल रही है, उसके अलावा बाकी चीजों में इग्नोर करना सीखें।
चलो पैसे पैसे के एग्जाम्पल तो छोड़िए, हर एक की नहीं हो सकता। हमको पता है जो फैमिली में जेनरेशनल लड़ाइयां होती है, जब माँ बाप बच्चों के साथ रहते हैं, रहते रहते उनके बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि मेरा बेटा कहाँ सोएगा, मेरी बहू कहाँ सोएगी, कौन सा कपड़े पहनेंगे, ये भी हम सोचेंगे, तो लड़ाई तो होगी ना। बहू कहेगी हु आर यू टू टेल मी कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं। बेटा कहेगा मेरी मर्जी, मैं कहाँ जाऊंगा ना जाऊंगा, हु आर यू टू टेल मी। पर आप क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? क्योंकि आप सोचते हो बहुत ज्यादा, और आपकी जरूरत नहीं। जब तक जरूरत थी तब सोच रहे थे, दैट वाज फाइन। जब आपकी जरूरत थी, बिकॉज वो उनकी बुद्धि, वो इमेच्योर थे, और आपका काम था कि उनको रास्ता दिखाना, तब तक आपने सोचा गुड। पर आप क्यों आप सोच रहे हो? अटैचमेंट। और अटैचमेंट से फिर आपकी इच्छाएं पैदा होती है कि ऐसा करे, मेरी बहू ऐसी करे, मेरी बेटी ऐसा करे, मेरा बेटा ऐसा करे। क्यों? ये तुम्हारी इच्छा है, उनकी इच्छा नहीं है। अब क्योंकि तुम्हारी इच्छा होती है, और वो बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब उनको आपकी सुननी नहीं है, उनको अपनी लाइफ भी जीना है, अब भी अपनी लाइफ जी कर आए, तो वो जब नहीं सुनते हैं तो क्या होता है? क्रोध, फ्रस्ट्रेशन। सामने बोल नहीं सकते हैं। किचन में खाना बना रही होगी माँ, सुना जो अपने आप को सुना रही होगी, पता नहीं क्या समझते रोटी बेल रही होगी, 10 पदे सुना रही होगी, बहू को ताना मार रही होगी, बेटे को ताना मार रही होगी, काम कर रही होगी, सुना रही होगी। तो फिर बेटे बहू कूटते रहते हैं। तो गुस्सा अलग अलग तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होता है। और जब गुस्सा फिर आगे का आगे आगे आप समझ पाते हैं क्या होता है, कैसे घर बर्बाद होता है, कैसे वो परिस्थितियां बिगड़ जाती है। तो एग्जाम्पल तो मैंने एक पैसे का दिया, एक रिलेशनशिप का दिया। इस तरह आप किसी भी फील्ड में इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी फील्ड में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि इस फील्ड में इसको कैसे कनेक्ट करें। तो किसी भी फील्ड में यही प्रॉब्लम का जड़ है। किसी चीज के बारे में आप इंद्रियों से कनेक्ट होने के बाद जब आप उसके बारे में बार बार सोचने लगते हैं। मैं ढूंढ के 2-3 तरह के एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपने आप और भी किसी भी फील्ड में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मेन चीज है कि जो आप पढ़ रहे हो, आप लाइफ में किसी फील्ड में उसको कनेक्ट करना सीखें। तो मैं इसीलिए थोड़ा कभी कभी ज्यादा एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलिए अगला देखते हैं। राग द्वेष विमुक्तिस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग कहते हैं अटैचमेंट, द्वेष कहते हैं अवर्सन। जब व्यक्ति के इंद्रियां मतलब सेंसेस राग और द्वेष से फ्री होकर विषयों को, सब्जेक्ट को, मैटेरियल चीजों को एंजॉय करे, आत्मवश्य अपने आप को कंट्रोल करके प्रसादम अधिगच्छति, तभी वो प्रसाद को पाता है। अब ये कंटिन्यूटी है 62 से लेकर 65 तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वो लास्ट में एंड तक आपको पहुंचाएगा, आपको खुशी क्यों नहीं मिलती है और आप खुश कैसे हो सकते हैं। और वो खुशी उसकी नहीं जो टेम्परेरी खुशी, या जो जो ट्रांजिटरी खुशी, एक लंबा खुशी। जब व्यक्ति विधेयात्मा, बहुत डिसिप्लिन्ड हो। डिसिप्लिन्ड का मतलब इंद्रियों को, माइंड को प्रॉपरली रेगुलेट और कंट्रोल करना सीख गया हो, और अपने इस कंट्रोल्ड सेंसेस जिसमें राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड अवर्सन, अभी समझाऊंगा, ये दोनों नहीं हो, ऐसे इंद्रियों के द्वारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैटेरियल चीजों को एंजॉय करेगा। एंजॉय करेगा, करना मना नहीं है, तभी वो प्रसाद को पाएगा। मैं प्रसाद का अर्थ नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक एक वर्ड पकड़ेंगे चलेंगे।
राग द्वेष। हम कोई चीज को देखते हैं, कोई चीज को पहली बार खा रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जिस भी चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें या तो वो अच्छा लगेगा, या बुरा लगेगा, या एवरेज रहेगा। ओके। अगर अच्छा लगा, जो स्टेट ऑफ माइंड बनेगी उसको कहते हैं राग। अट्रैक्शन रहेगा, अटैचमेंट बनेगा आपको। उस वही जो अटैचमेंट की जो सीड, वही आपको दोबारा उस चीज को पाने के लिए या उसको संभाल के रखने के लिए मोटिवेशन का कॉज बनेगा। द्वेष, एवर्सन, अगर वो पसंद नहीं आया, अब दोबारा वो सामने मिले, आप उससे अपने आप को अलग रखने की कोशिश करोगे। इसी को कहते हैं द्वेष। एवरेज तो ठीक है, अगर आपको ना अच्छा लगा ना बुरा लगा, फिर तो आपको ना उसमें कोई इंटरेस्ट होगा ना डिसइंटरेस्ट होगा। यू आर ओके, मिल जाए ठीक है, ना मिले नहीं के, फिर आपको उसके लिए कोई आपकी वासना, कोई क्रेविंग नहीं बनेगी। क्रेविंग दो तरह की होती है, ध्यान रखिए। नेगेटिव क्रेविंग और पॉजिटिव क्रेविंग। पॉजिटिव क्रेविंग क्या है? चाहिए चाहिए, पैसा राग पैदा कर, पावर, पोस्ट, रिलेशनशिप, रेस्पेक्ट, प्रशंसा, अप्रिसिएशन, फैमिली, ये आपको क्रेविंग पैदा करता है और मिले। क्या चीज आपके अंदर क्रेविंग करता है, ना मिले? नेगेटिव क्रेविंग क्या है? बीमार ना हो पड़ूं, निंदा ना मिले, गरीब ना हो जाऊं, जिससे हमें दुख होता है, या जो हमें अच्छा नहीं लगता। जो हमें अच्छा नहीं लगता उसको हम पास आना नहीं देने चाहते हैं, बीमारी को आना नहीं चाहते हैं, अगर है तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। शत्रु को आने नहीं देना चाहते हैं, आ जाए तो हटाने की कोशिश करते हैं। जो भी हमें पसंद नहीं है, उसको, उसके प्रति जो आपके एटीट्यूड होता है, उसको द्वेष कहते हैं, नेगेटिव क्रेविंग। वहां भी क्रेविंग होती है। मनुष्य जिंदगी में जितना टाइम एंजाइटी में, सोच में रहता है, सोचता है, विचारता है, उसमें 70 to 80% ज्यादा वो शत्रुओं के बारे में टाइम स्पेंड करता है। मित्रों के बारे में या अपने लोगों के बारे में 20 to 30% सोचता है। एग्जाम्पल देखिए, आप कहीं गए, आपको किसी ने तारीफ की, आपको कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, आप याद रखेंगे। और वहीं पर किसी ने आपको बेइज्जती की, रूडली बिहेव किया आपके साथ, बैड मैनरली बिहेव किया, बताइए वो गिफ्ट जो आपको मिला, अप्रिसिएशन मिला, वो चीजें कितने लोग याद रखेंगे? 70% लोग जो महीने तक याद रखेंगे, उनके साथ जो मिसबिहेव हुआ, बैड बिहेवियर हुआ। इवन वहां कुछ लोगों ने उनको अच्छा भाव भी दिया, मित्र भाव, फ्रेंडली बिहेवियर किया, वो कहीं मेमोरी में पॉपअप नहीं करेगा। वो नेगेटिव वाला जब क्यों किया उसने ऐसा। हो सकता है कुछ लोगों को पॉजिटिव ही याद रहे, पर उनकी परसेंटेज कम मिलेगा। क्यों? नेगेटिव बहुत पावरफुल होता है, आपको पता ही नहीं चलता कब। आप कभी एक हफ्ते की रूटीन बनाइए, अपने अंदर अवेयरनेस लाइए, अब क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में, किस चीज के बारे में। अगर आज आप रास्ते में बाजार में गए, आपको अपना शत्रु मिल गया और मित्र मिल गया, रात को जब आप सो रहे हैं, सपने में देखेंगे मित्र नहीं आएगा, शत्रु आएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी माइंड को जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, उसकी मेमोरी इतना स्ट्रांग होता है। बात समझ में आती है? अगर मित्र का इन्फ्लुएंस ज्यादा फोर्सफुल रहा, तो आपको मित्र की भी याद रहेगी। अगर शत्रु के द्वारा किया गया व्यवहार आपको ज्यादा ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, तो आपको करेगी। आमतौर पर जो ह्यूमन साइकोलॉजी में
जो नेगेटिव चीजें उनके साथ घटता है वो ज्यादा देर तक याद रहता है, और जो पॉजिटिव चीजें होती हैं हम उसको भूल जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए राग और द्वेष ये दोनों साथ चलते हैं। क्रेविंग टू गेट समथिंग, क्रेविंग टू गेट आउट ऑफ समथिंग, ये दोनों साथ चलते हैं। और इस राग द्वेष के कारण ही हम दिन रात 24 घंटे जो भी करते हैं, चीजों के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन, जब इन दोनों से आपकी सेंसेस फ्री हो जाएं, और फ्री तो अपने आप नहीं होंगे, आत्मवशीय, सेल्फ कंट्रोल, खुद के द्वारा आप इसको कंट्रोल करेंगे, तो ऐसे कंट्रोल्ड सेंसेस के द्वारा, जिस सेंसेस में और अट्रैक्शन के लिए कोई कोई स्कोप नहीं है, या नफरत के लिए या डिसलाइक के लिए कोई स्कोप, या लाइक के लिए कोई स्कोप नहीं है, ऐसे इंद्रियों के द्वारा जब तुम भोगोगे, इंद्रिय विषयान चरण, हमारे स्पिरिचुअलिटी में विषयों को भोगना मना कभी नहीं रहा। विषय समझते हैं, मैटेरियल वर्ल्ड चीजों को, किसी भी शास्त्र में मना नहीं। और जिन लोगों ने, जिस सेक्ट में, जिस रिलीजन में ये फोर्सफुली अप्लाई किया गया क्या कि भोगना पाप है, भोगना पाप है, भोगना पाप है, वहां हिपोक्रेसी और क्राइम भयानक रूप से बढ़ गया। कैथोलिक में जो फादर और नन, उनको कहा आपको सेलिब्रेट होना पड़ेगा, ब्रह्मचारी होना पड़ेगा। पूरे इस धरती पर, प्लानेट पर, इस पूरी प्लानेट पर सबसे ज्यादा अगर रेप, सेक्सुअल अब्यूजमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, इलीगल सेक्स होता है, और इंक्लूडिंग छोटे छोटे बच्चों के साथ, कैथोलिक रन चर्च, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ये मेरी बात को देखिए, मैं हमेशा डॉक्यूमेंटेड बेस पर बात करता हूँ, कोई मैं इमोशनल व्यक्ति नहीं हूँ, है ना? नहीं, Statistics, you are absolutely. स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि उसकी रीजनिंग है, क्योंकि आपने ह्यूमन जो एक नेचुरल नीड है उसको आपने फोर्सफुली बंद करवा दिया। हमारे यहाँ भी ये बहुत भयानक रूप से फैल रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से बाबाओं की संख्या बढ़ रही है, कोई ज्ञान नहीं, कोई वैराग्य नहीं, वैराग्य समझते हैं, कोई संसार के प्रति डिस्पैशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, बस बीवी से झगड़ा हुआ, बाबा बन के भाग गया, जॉब से निकाल दिया, बाबा बन के भाग गया, करप्शन में पकड़ा गया, पुलिस ने 2 साल जेल में रखा, इंदौर में पकड़ा गया, जा करके हैदराबाद में बाबा बन गया, या बस कुछ नहीं, वैसे ही बाबाओं के साथ रहते रहते ये बड़ा अच्छा है काम धंधा। तो जिस जिस स्पीड से नंबर, मिलियंस ऑफ संख्या में बाबा बन रहे हैं, और बाबा बनने के लिए शादी नहीं करना होता है, पैसा कमाना मना है, पैसा कमा नहीं सकते हो, विवाह कर नहीं सकते हो, तो 90 से ज्यादा परसेंट जो बाबा लोग हैं करप्ट हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। करप्ट क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कोई वैराग्य नहीं है नेचुरल। बस क्योंकि सन्यासी बन गए, अब वो कमा नहीं सकते, तो फिर क्या करते? दूसरे ढंग से कमाने लग जाते हैं। दान लाओ, वो करो, दक्षिणा लो, 50 तरह के ड्रामा शुरू कर देते हैं। विवाह नहीं कर सकते क्योंकि सन्यासी बन गए, तो फिर गलत तरीके से लड़कों के साथ, महिलाएं नहीं मिलते तो पुरुषों के, मतलब आप बता, किसी भी हद तक जाते हैं, आपको पता नहीं क्या होता है स्पिरिचुअल और रिलीजियस फील्ड में, क्या क्या होता है। आप जब तक आप उसकी पार्ट ना बने तब तक आप समझ नहीं सकते हैं। ऊपर जो आपको गोल्डन वो महल दिखता है, अंदर बहुत काला है। क्यों? मुझे ये सब देख करके, मैं बहुत
पर्सनली इन सब चीजों को जानता हूँ। हजारों आश्रमों में मैं रहा हूँ, हजारों मंदिरों में मैं गया हूँ, पर्सनल मतलब 15-15 महीनों महीनों रहा हूँ, कितने हर सेक्ट के, हर संप्रदाय, मैं किसी एक सेक्ट संप्रदाय के नहीं कहता। पढ़ा भी मैंने जिंदगी में बहुत, इस चीजों पढ़ा है। मैं अपने उसी के बेस पर कहता हूँ, इन सबका जड़ कहाँ है? जड़ है जब आप आर्टिफिशियली सेंसुअल कंट्रोल के लिए डिमांड करते हो, तो हिपोक्रेसी पैदा होती है। नेचुरल होना चाहिए था सन्यासी अंदर। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा आश्रम कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड को आप वहां फुलफिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि गृहस्थी लोग करप्ट नहीं होते, गृहस्थ लोग ही सारे ज्यादातर करप्ट गृहस्थ भी होते हैं, पर एक जो नेचुरल फ्लो है, कम से कम यहाँ कंट्रोल होता है, तो बिगड़ने के लिए कम चांस रहता है। पर अगर आपके अंदर से ही इच्छा नहीं है, फिर तो डन। बुद्ध छोड़ के भाग गए, शादीशुदा थे तो भी छोड़ के भाग गए, शंकराचार्य भाग गए, दयानंद भाग गए, विवेकानंद भाग गए, कितने लोग भाग गए, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। जब नेचुरल आपके अंदर उस तरह की इच्छाएं हो, तब तो ठीक है। पर अगर आप इन्फ्लुएंस्ड हुए हो कोई भी एक्सटर्नल चीजों के द्वारा, आप नोइंगली अननोइंगली प्रेशराइज्ड होकर के अगर आप इंद्रियों को रोकते हो, वो भी 100% रोकते हो, तो वो कहीं ना कहीं तो बाढ़ बांध टूटेगा, बाढ़ आएगा ही आएगा। और चैनलाइज आप करते नहीं हो, पिछले बार हमने पढ़ा था ना, चैनलाइज करने का, माइंड को रोकने की लिए नदी का एग्जाम्पल दिया था। बांध बांधना है तो चैनलाइज करना है। तो चैनलाइज क्या होता है? स्पिरिचुअल। अगर आपकी ईश्वर में सच्ची श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो भी आप मन को वहां लगा रखेंगे तो ये इसके और मन जाएगा नहीं। पर प्रॉब्लम है कि ये जो 90% से ज्यादा जो सो कॉल्ड आजकल रिलीजियस लीडर्स हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी में जीरो इंटरेस्ट है। भगवान को पाने, भक्ति साधना, अपने आप को शुद्धि करने में जीरो इंटरेस्ट है, क्योंकि उनका कोई चैनल नहीं है। इधर से रोक दिया, सोशल प्रेशर है। भगवा पहनकर कैसे आप जाके कहोगे मैं क्लर्क काम करूंगा, कैसे कहोगे मैं सब्जी बेचूंगा, तो फिर मैं फ्रॉड करता हूँ। और ये गीता में आगे भी इस पर बहुत डिस्कशन होगा, बहुत सीरियस डिस्कशन है इस टॉपिक पर, हिपोक्रेसी पर। चलिए, तो जब आपकी इंद्रियां कंट्रोल्ड हो जाएं, उनके अंदर आप कोई राग और द्वेष न रहे, और ऐसे इंद्रियों के द्वारा भोगोगे, विषयांचरण भोगना मना नहीं है, पर भोगने के पीछे एटीट्यूड कैसा है, उससे पता चलेगा कि तुम स्पिरिचुअल हो या नहीं। तो क्या होगा अगर आप ऐसा राग द्वेष से ऊपर उठ के भोगोगे? प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद पाओगे। अब ये मंदिर वाला प्रसाद नहीं जो लड्डू पकड़ा दिया, केला पकड़ा दिया, प्रसाद। पर मंदिर में भी जो प्रसाद बोलते हैं उसकी मीनिंग वही है। प्रसाद, प्रसन्नता, ये दोनों एक ही रूट से आए। प्र उपसर्ग सद धातु, इससे त प्रत्यय करेंगे प्रसन्न, प्रसन्न तो समझते, खुश, डिलाइट। प्रसाद का भी मतलब होता है डिलाइट, आनंद। मंदिर में जो आजकल हम प्रसाद सेवन करते हैं, उसके शायद पुराने लोगों को थोड़ा बहुत जो आतिथ्य हो सकता है उनको बताया होगा, उसमें यही कंसेप्ट मॉडिफाइड हुआ। आप मंदिर क्यों जाते हैं? कोई भी व्यक्ति ऑनेस्टली मंदिर जाता है भगवान से कनेक्ट करने के लिए ना, या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज, पूजा पाठ भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान से कनेक्ट करने के लिए। जब आप परमात्मा से, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट क्या मिलता है? मन में प्रसन्नता, है ना? मन आपकी
डिलाइट से भर जाता है, खुशी से गदगद, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो। वैसे ही सब जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो, भीड़ की तरह नहीं, बात नहीं कर रहा, अगर जेन्युइनली। प्रसाद। अब मंदिर तो एक स्ट्रक्चर है, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। आप जाओगे, पूजा करोगे, मेडिटेशन करोगे, जो भी आप करोगे इज अप टू यू। पर वहां ना आप बैठते हो, ना मेडिटेट करते हो, ना शांत होते हो, कुछ तो होता नहीं है। तो प्रसाद तो आपको मेंटल नहीं मिल पा रहा है। प्रसाद का एक मैटेरियल प्रसाद ढूंढ लिया। चलो भाई, एक केला ले लो जी, भगवान का प्रसाद। ये लड्डू ले जो, भगवान की प्रसाद। तो आप लेते हो, खाते हो, बाहर आकर फिर वही वही टेंशन, वही एंजाइटी, वही दुख, वही परेशानी लेकर घर जाते हो। तो प्रसाद का मतलब खुश होना, आनंद से भर जाना। प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद कैसे आएगा? जब तुम्हारा इंद्रियां और मन कंट्रोल्ड होकर दुनिया को एंजॉय करेंगे। दुनिया छोड़ने से प्रसाद नहीं आता, हिपोक्रेसी आती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसादे सर्व दुखानां। जब आपका मन प्रसाद से भर जाए, प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी समझते हैं ना, सेरेनिटी। जब आपके मन में प्रसाद हो जाए, प्लेसिडिटी हो जाए, तो सब दुखों की हानि, सब दुख नष्ट हो जाते हैं। और जब आपका मन प्रसन्न हो, डिलाइटेड हो, फुल ऑफ प्लेसिडिटी हो, आशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, तब बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी आपकी बुद्धि, विजडम शांत हो जाती है, मतलब स्वस्थ हो जाती है, अपने आप में टिक जाती है। स्वस्थ शब्द ध्यान रखिए, स्वस्थ। हेल्दी को बोलते हैं स्वस्थ। ये शब्द भी बड़ा कमाल की है, बड़ा स्पिरिचुअल वर्ड भी है। और आयुर्वेद में भी इसी सेंस में ही दिया है। आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य का डेफिनेशन भी है, वो है फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल वेलबींग। हेल्थ की डेफिनेशन। और स्वस्थ शब्द का अर्थ देखिए, स्व समझते हैं, सेल्फ। स्थ, बीइंग एस्टैब्लिश्ड। जब व्यक्ति जैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को वैसा हो, बना रहे, तो आप स्वस्थ हैं, आप अपने आप में हैं। आपका माइंड को जैसा होना चाहिए, माइंड ऐसा है, एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, टेंशन नहीं है, तो आपका मन स्वस्थ है। शरीर, कोई बीमारी नहीं है, थकावट नहीं है, पेन नहीं है, तो शरीर स्वस्थ है। बुद्धि ठीक ठीक काम कर रही है, प्रॉपर डिस्क्रिमिनेट कर पाती है, तो बुद्धि स्वस्थ है। पहले तो आज से 5, 50, 100 साल पहले हम साइकोलॉजी के बारे में, मेंटल बीमारियों को तो काउंट भी नहीं करते थे। अब तो खैर वेस्टर्न वर्ल्ड में मेंटल प्रॉब्लम बहुत अच्छा, डॉक्टर काफी बन गए हैं, काफी जोर दिया जाता है। भारत में अभी बहुत पीछे हैं, पर हमारे प्राचीन काल में मेंटल हेल्थ को भी इससे करा जाता था। तो स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? आप अपने आप में एस्टैब्लिश्ड रहना। तो जब मैंने कहा कि बुद्धि स्वस्थ रहे, जब बुद्धि को जैसा होना चाहिए वैसा शांत, डिस्क्रिमिनेटिव पावर से भरा हुआ हुए, डिल्यूजन में ना हो। ये कब होता है? बड़ा बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कब होगा? जब आपका मन प्रसन्न होगा, मन जब शांत होगा। आप कोई इंजीनियर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई पॉलिटिकल होंगे, आप कुछ नहीं तो आप फैमिली मेंबर हैं। लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होते।
मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूला सॉल्व नहीं होते हैं। कोई आपको प्रोजेक्ट मिला पुल बनाने का, आपको वो समझ में नहीं आता है कैसे इसके डन करे, कहीं आप अटक जाते हैं। तो क्या करना होता है? मैं अपने स्टूडेंट्स को जो कॉलेज में पढ़ाता था या मैं खुद पढ़ता था, अगर पढ़ते पढ़ते कोई चीज समझ में नहीं आया, एक दो बार ट्राई किया, तो मैं इसको बंद कर देता था, बाकी चीजें पढ़ता था, फिर सो जाता था। सुबह उठ के जो 3 4 बजे 5 बजे जो भी उठ के सबसे पहले उसी को देखता था, तो नॉर्मली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। वो जो जो बातें समझ में नहीं आती थी, मतलब है जब आपका मन बहुत ही ट्रैंक्विलिटी में हो, शांत हो, तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का भी सल्यूशन आपको दिख जाता है। ये आप लोग जानते हैं ना। इसीलिए जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो एकेडमिक लोग हैं, जो सोचने समझने का काम करते हैं, अ, वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, फिर सोचने के लिए तो अकेलापन चाहिए, चुपचाप बैठना होना चाहिए। तो मन जब शांत होगा, तभी आप नई नई आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, गुत्थियां सुलझती हैं, जो भी होते हैं। तो प्रसादे सर्व दुखानाम, जब मन प्रसन्न हो, सारे दुख कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब मन प्रसन्न हो, तो बुद्धि भी खिलने लगती है, दिमाग भी खूब चलने लगता है। एक चीज और लेते हैं, टाइम हो गया है, खत्म करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। मन प्रसन्न होने पर दुख कम होता है। अब ये कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है ना। आप सब पेरेंट्स होंगे, या तो हो चुके, मतलब आपके बच्चे बड़े हो चुके होंगे, या अभी छोटे हैं, केयर कर रहे होंगे, तो जो बड़े हो चुके हैं एक्सपीरियंस होगा। सपोज आपके बच्चे ने कुछ गलतियां की, और आप ऑफिस से बहुत थके हारे फ्रस्ट्रेटेड होकर आए, और आपको बताया गया कि ये ऐसे ऐसे है, तो आप गुस्से में फट पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं, है ना। और आप आकर के थके हारे बैठे हैं, आपको कोई आपके आपको जो भी है, कुछ नेगेटिव आपके दिमाग में चल रहा है, बच्चे ने शोर मचा दिया, ग्लास टूट गया, तो आप गुस्से में लाल पीला हो गए। और एक दिन आप बिल्कुल खुश हैं, अभी अभी फोन आया कि आपका प्रमोशन हो गया है, सैलरी 2 गुना बढ़ गया है, ठीक है, आपको घूमने के लिए उधर जाना है, कोई अच्छा सा, और आप फिजिकली भी ठीक हैं, और तभी आप आए, बच्चे का वही ग्लास दोबारा टूट गया, बच्चा अभी भी चिल्ला रहा है। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जा। कल तो एक पिछले महीने तो इसी दिन आप चिल्ला रहे थे, और आज सेम इंसिडेंट के लिए आप कह रहे हो ओके बेटे, नो प्रॉब्लम, हम कर लेंगे। क्यों? आज आपका प्रसाद मन में प्रसाद आ चुका है, लड्डू खा चुके हो। प्रसन्न मन होने पर दुख, जो इरिटेटिंग फैक्टर है ना, वो कम हो जाता है। जब आप ऑलरेडी परेशान हो, तो जिनमें दुख नहीं होना चाहिए वो भी दुख के कारण बन जाते हैं। और मन अगर शांत हो, जिसमें दुखी होना चाहिए, उसमें भी आप दुखी नहीं होते हो, या कम दुखी होते हो। तो बात समझ में आती है, मन का शांत होना, मन में प्रसन्नता बनी रहना कितनी जरूरी है हमारी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी को छोड़िए, वो तो अलग बात है। इवन हमारे कॉमन लाइफ में भी हम जब प्रसन्न होते हैं, तभी हमारे आसपास के लोग भी हमसे पॉजिटिव वाइब ले पाते हैं, इकोसिस्टम भी बढ़िया रहता है। बाजार भी जाते हैं ना, उस दिन $3 के जगह 3.5 का भी सामान मिले, आप कंप्लेन नहीं करते हैं। पर मूड खराब में जाए ना, और आपने किसी स्टोर में देखा था वो
290 में मिलता है और यहाँ $3 में मिलता है, तो भी आप उसका तो कुछ बोल नहीं पाते, अंदर से आप दोबारा चीड़ मचता है, यार सब लूट रहे हैं। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, आप खुद ही दुखी मिलते। इट्स ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आगे करेंगे, लेट हो गया, मैं 8-10 हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।